हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लिमिट्स, आज हम उसका सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने 7 प्रकार के अनिर्धारित रूप पढ़े थे, जो मैंने कहा था आपको याद रहना चाहिए। हर सीमा के क्वेश्चन में पहले हमें क्या चेक करना होता है कि वो किस प्रकार का अनिर्धारित रूप है। उसके बाद हमने ये देखा था कि सीमा के लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए, क्या अस्तित्व में होने के लिए क्या ज़रूरी कंडीशन है। तो उसके अस्तित्व में होने की क्या ज़रूरी कंडीशन होती है बेटा? उसकी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि उसकी दाईं ओर से सीमा किसी भी फलन के ए बिंदु के नज़दीक जब हम बात करते हैं तो दाईं ओर से और बाईं ओर से जो सीमा है वो दोनों बराबर और निश्चित होनी चाहिए, तब सीमा का अस्तित्व में होना कहलाता है या लिमिट को एग्जिस्ट करना कहा जाता है। समझ में आई बात? उसके हमने कुछ बेसिक जो है क्वेश्चन करे थे और उन प्रश्नों पर हमने एक लास्ट में ग्राफ वाला एक क्वेश्चन भी किया था, जिसमें हमें पहले ग्राफ खींचना पड़ा था और फिर हमें लिमिट जो है वो चेक करनी पड़ी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वही थ्योरी जो है वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। और एक पॉइंट मैंने बहुत ज़रूरी आपको बताया था कि जब भी ऐसा लिखा होता है लिमिट x a की तरफ जा रहा है fx, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि x की वैल्यू a के बराबर है। इसका क्या मतलब होता था? लिमिट का मतलब होता है x या तो a से थोड़ा सा ज़्यादा है या x की वैल्यू a से थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, पर x a के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो आज हम कुछ प्रमेय पढ़ने वाले हैं, कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं और उन थ्योरम्स को लेते हुए हम लिमिट हल कैसे करते हैं वो भी हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो 5 बेसिक थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स मतलब प्रमेय जिसे अपन कहते हैं हिंदी में। तो 5 हमें जो प्रमेय है वो प्रमेय पढ़ने हैं। उसमें पहला है योग प्रमेय। कौन सा प्रमेय है? योग प्रमेय। अच्छा, योग प्रमेय क्या होता है? योग प्रमेय में होता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यदि लिमिट x अप्रोचेज a fx बराबर l है और लिमिट x a की तरफ जा रहा है gx, ये m, ठीक है, जहाँ l और m एक निश्चित संख्या है। कैसी संख्या है? फाइनाइट वैल्यूज। फाइनाइट वैल्यूज, फाइनाइट वैल्यूज का क्या मतलब होता है? निश्चित संख्या है। तब योग प्रमेय में क्या होता है? यदि हमसे लिमिट x अप्रोचेज a fx प्लस gx की बात करें, लिमिट x अप्रोचेज a fx प्लस gx, तो इसको क्योंकि fx भी एक निश्चित संख्या थी लिमिट उसकी और gx की भी लिमिट a पर निश्चित संख्या थी, तो ये जो लिमिट है आप इन दोनों फलनों पर अलग अलग चढ़ा सकते हो। इसको लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेज a fx प्लस लिमिट x अप्रोचेज a gx। तो इसका मतलब हमारा उत्तर कितना हो जाएगा बेटा? l प्लस m के बराबर। इसे कहते हैं योग प्रमेय या सम रूल। सेकंड होता है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल, डिफरेंस मतलब अंतर प्रमेय। अच्छा, अंतर प्रमेय में क्या होता है? अगर आपसे लिमिट x अप्रोचेज a fx और gx घटाकर पूछा जा रहा है कि fx gx, तो हमें फलन को हल करना नहीं है कि हम पहले fx और gx को घटा रहे हैं। हम अगर fx की सीमा और gx की सीमा a के पास निश्चित है l और m के बराबर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज a fx माइनस लिमिट x अप्रोचेज a gx, और ये वाली वैल्यू हो गई l माइनस m के बराबर। तीसरा होता है गुणन प्रमेय। गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन। लिमिट x अप्रोचेज a, यदि fx और gx को गुणा कर रखा है तो अपन इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं l इंटू m। लिमिट fx पे भी चढ़ जाएगी और लिमिट gx पे भी। ध्यान रखें ये तभी इस्तेमाल होगी जब fx और gx दोनों की लिमिट निश्चित होगी, ठीक है ना। चौथा होता है भाग प्रमेय, डिवीजन रूल। भाग प्रमेय में क्या होता है? एक बात का ध्यान रखना है, बताता हूं अभी। लिमिट x अप्रोचेज a fx अपॉन gx अगर लिखा हो तो ये हो जाएगा बेटा l अपॉन m के बराबर। इसका ध्यान रखते हुए कि m शून्य नहीं,
m शून्य नहीं होना चाहिए। बेटा m बराबर 0 भी तो निश्चित संख्या ही है, पर अगर m 0 हो गया तो आप उससे भाग नहीं दे सकते, तो आपको इसका ध्यान रखना है m 0 नहीं होना चाहिए। और पांचवी जो प्रमेय है उसको कहते हैं एक अचर संख्या से गुणा कर रखा है। जैसे मतलब अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x a की तरफ जा रहा है, k इंटू एफ एक्स आपने निकालना है, ठीक है क्या, जहाँ k क्या है, एक कांस्टेंट संख्या है, एक अचर संख्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, लिमिट x पर थी तो k का उससे कोई लेना देना नहीं था, k तो कांस्टेंट था, तो हम k को लिमिट के बाहर ले जाकर लिख सकते हैं, तो सिर्फ लिमिट एफ एक्स पे रह जाएगी, तो ये वैल्यू k इंटू एल के बराबर हो जाएगी। समझ में आती है बेटा बात? तो हम इस बात का ध्यान रखें कि कभी अगर हम ये प्रमेय यूज कर सकें क्वेश्चनों में तो हमारे लिए क्वेश्चन हल करना आसान हो जाएगा। तो कुल कितनी प्रमेय हो गई? 5 प्रकार की प्रमेय, योग, अंतर, गुणन, भाग और एक अचर से फलन जब कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई कर रखा है तो हम उस प्रमेय का कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है बेटा, बाकी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसका तो आपने ध्यान रखना ही है। और आज हम क्या करने वाले हैं, अब हम अलग अलग तकनीक सीखेंगे कि किन तकनीक के अनुसार किस टेक्निक से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो वेरियस स्ट्रेटजीज टू इवैल्यूएट लिमिट्स, सीमा हल करने की भिन्न तरीके, करने के भिन्न तरीके। ठीक है, सीमा को हल करने के भिन्न तरीके क्या क्या होंगे वो हम सीखने वाले। तो आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे बीजीय तरीके। एल्जेब्राइक मेथड्स। अच्छा, इन एल्जेब्राइक मेथड्स में क्या क्या मतलब हम सीखने वाले हैं, कौन कौन से बीजीय तरीके हो गए बेटा? एक तो हो गया जैसे अपन कहते हैं फैक्टराइजेशन करना, गुणनखंड बनाना। ठीक है, एक तरीका तो हो गया गुणनखंड बनाना। एक होता है परिमेयकरण करना, ठीक है, और एक होता है द्विघात विस्तार। ठीक है, ये सब हम सीखने वाले हैं। ये हो गया फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये तो चलो अपन बेसिक फॉर्मूले जो है वो पता रहनी चाहिए। परिमेयकरण क्या होता है, जो अपरिमेय टर्म होता है, अपरिमेय संख्या होती है, उसको अपन को परिमेय बनाना पड़ता है, रैशनलाइजेशन करना पड़ता है ना। और द्विघात विस्तार का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। 1 + x रेज़ टू द पावर n, ठीक है ना, या n जो है, n कोई भी संख्या हो सकती है, n बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है क्या, इसका विस्तार अपन को करना है। और यहाँ पर x जो है उसका आपने ध्यान रखना है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 1 + nx + n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x² + n इंटू n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल इंटू x³ और इस प्रकार से अनंत पद तक जितने की ज़रूरत पड़े। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी रूप में, ठीक है ना, जो आपने द्विघात विस्तार वैसे पढ़ा होगा वो या n प्राकृत संख्याओं के लिए पढ़ा होगा और यहाँ NC1 NC2 लिखते हैं। अभी आपको इसी रूप में याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, ये वैसे देखा जाए तो NC2 ही लिखा है, पर n इसमें क्योंकि कोई भी संख्या हो सकती है प्राकृत संख्या के बजाय, तो हम उसे NCR के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो हमें उसे इसी रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखना है। अच्छा, तो हम क्वेश्चन के थ्रू जो है ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपन कोई चीज़ का इस्तेमाल करें। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है लिमिट x अप्रोचेस 4 x² - 16 / x - 4, इसकी सीमा क्या हो, है ना। अच्छा, और एक मैं चीज़ आपको ट्रिक बताता हूँ, वो भी ध्यान रखना है। जब भी आपके पास प्रश्न में
महत्तम पूर्णांक फलन आए, भिन्नांश भाग फलन आए, या फिर सिग्नम x फलन आए, ठीक है, या मापांक x फलन आए, या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आए, तो आपको LHL व RHL अलग अलग हल करना। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या चीज़ है, अलग हल करनी है का क्या मतलब है? अलग ही तो हम हल कर रहे थे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इस प्रकार का कोई भी फलन नहीं है, तो हम क्या करें, ये एक छोटा सा हिंट है, तो हम इसको हल करने के लिए गुणनखंड बना लेते हैं। x² - 16 के फैक्टर x + 4 इंटू x - 4 हो जाएंगे, और इसको हमने x - 4 से भाग दे रखा है। सही बात है, x + 4 इंटू x - 4 अपॉन x - 4। अच्छा, अभी हमने बोला लिमिट x अप्रोचेस 4। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सब के साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस a fx का मतलब ये नहीं होता कि x a है। सही बात है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि x 4 है, इसका ये मतलब है कि x 4 के बराबर नहीं है। और अगर x 4 के बराबर नहीं है तो ये x - 4 0 नहीं है, ये x - 4 0 नहीं है, ये 0 के नज़दीक है पर एग्जैक्ट 0 नहीं है। और ये एग्जैक्ट 0 नहीं है तो इसका मतलब इसको हम आपस में उड़ा सकते हैं। हम किसको नहीं काट सकते आपस में? 0 को 0 से भाग नहीं काट सकते। एग्जैक्ट 0/0 ये 0 के नज़दीक है, इसकी सीमा जो है वो x 4 के नज़दीक जा रहा है, 4 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो हम इसको x - 4 को काट सकते हैं। अब जो बचा वो सिर्फ बचा लिमिट x अप्रोचेस 4, क्योंकि अपन को देखो सबसे पहले, हाँ मैं ये भी बताना भूल गया, हमें सबसे पहले अनिर्धार्य रूप जो है वो चेक करना होता है। तो अगर आप इसमें अनिर्धार्य रूप चेक करो, x को 4 रखो तो 16 - 16 हो गया 0/0। तो ये 7 जो हमने अनिर्धार्य रूप पढ़ी, उन 7 में से पहले प्रकार की अनिर्धार्य रूप है 0/0। अब जैसे ही हमने यहाँ पे x - 4 को काटा, क्योंकि x 4 के बराबर नहीं था, तो यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ है x + 4। अब x को 4 रखने में कोई अनिर्धार्य रूप नहीं है, इसकी एक निश्चित वैल्यू आ रही है जो कि आ रही है 8 के बराबर। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 8। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं LHL RHL अलग हल नहीं कर, मतलब अगर आप बोलेंगे कि सर अगर हम करें तो आप करना चाहें तो करके देख सकते हैं। मान लीजिए मैं पहले RHL निकालता हूँ। RHL में मैं x को मैंने रखा 4 + h, ठीक है क्या? तो लिमिट किस पे चढ़ जाएगी बेटा? h पर। लिमिट h अप्रोचेस 0, 4 + h का होल स्क्वायर -16 अपॉन 4 + h - 4। तो ये कितना हो गया? लिमिट h अप्रोचेस 0, 16 + h² + 8h - 16 अपॉन h। 16 से 16 तो उड़ गया, ठीक है क्या? अच्छा, ऊपर नीचे से h कॉमन लेके, क्या बताया था? h एक बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या होती है, ठीक है? तो h हम एक ऊपर और नीचे से भाग से उड़ा देंगे तो ये बचेगा h + 8। सही है क्या? और h को अब अगर आप 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू लिमिट की हमने पढ़ा था एग्जैक्ट होती है 8 के बराबर। इसी प्रकार से अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी बेटा? x की जगह क्या रख देता हूँ? 4 - h। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 4 को बाईं ओर से हम अप्रोच करें, बाईं मतलब 4 से थोड़ा सा कम, तो 4 - h। तो लिमिट चढ़ जाएगी h अप्रोचेस 0, 4 - h का होल स्क्वायर -16 अपॉन 4 - h - 4। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये बचेगा h² - 8h अपॉन -h। सही है? अब अगर आप -h उड़ा दो तो ये बचेगा लिमिट h अप्रोचेस 0 -h + 8, जिसकी वैल्यू फिर 8 के बराबर ही आने वाली। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब इस प्रकार के बीजीय प्रकार के फलन आते हैं तो हमें LHL RHL अलग अलग हल करके टाइम वेस्ट नहीं करना है।
जब आपको महत्तम पूर्णांक, भिन्नांश, सिग्नम, मॉड फलन दिखे या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिखे, तब आप LHL RHL अलग अलग हल करें, क्योंकि इनकी जो है परिभाषा जो है वो बदल जाती है। समझ में आइए, LHL RHL जाते समय इनकी परिभाषाएं चेंज हो जाती हैं, तो हो सकता है लिमिट भी अलग अलग आए। जबकि इस प्रकार के फलनों में ऐसा नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट इनको हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन आते ही क्या चेक करेंगे बेटा, उसका अनिर्धार्य रूप। ठीक है ना, कि कौन से अनिर्धार्य रूप में है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब प्लस x माइनस 2। x 1 की तरफ जा रहा है और हमें ये लिमिट निकाली। तो जैसे ही आपने x को रखा 1, तो ये किस प्रकार का रूप हो गया बेटा, ऊपर भी 0, 1 + 1 2 - 2 0, तो ये 0/0 प्रकार का अनिर्धार्य रूप हो गया। अब 0/0 प्रकार का अनिर्धार्य रूप अगर ये हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करें। तो x³ - 1 का फैक्टर कितना होगा बेटा, x³ - 1 का फैक्टर हम जानते हैं, a³ - b³ इज a - b इंटू a² + b² + a डिवाइडेड बाय। अच्छा, इसमें x को 1 रखने पे 0 आ रहा था, तो जो फैक्टर प्रमेय जिसे अपन कहते हैं, तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। बाकी क्या बचेगा, x² इंटू x हो गया x³ माइनस x², तो यहाँ मैं प्लस x कर देता हूँ ताकि प्लस x² माइनस x² कट जाए, और -2 के लिए यहाँ +2। सही है, ये इस प्रकार से लिखा। अब लिमिट x अप्रोचेस 1 में है, x - 1 का फैक्टर x - 1 से कट गया। अब जो लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस 1, जो बचा रह गया x² + x + 1 अपॉन x² + x + 2। अब अगर आपने x को 1 रखा, तो 1 + 1 + 1 3 और 1 + 1 + 2 4, तो ये अनिर्धार्य रूप बचा ही नहीं। ऊपर कांस्टेंट 3 और नीचे कांस्टेंट 4, तो इसका मतलब इसकी सीमा कितनी हो गई बेटा, 3/4। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या करें अगला क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस π/4 cot³ x - 1 अपॉन cot³ x प्लस cot² x - 2। ठीक है, क्या ऐसे लिखा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट एक ही प्रकार का है। ऑलमोस्ट एक ही प्रकार का इसलिए है क्योंकि जैसे आप x को π/4 रखोगे, cot x π/4 कितना होता है, 1 1 - 1 0, 1 + 1 - 2। फैक्टर देखो, x³ - 1 x³ + x x³ + x², थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, प्लस क्वेश्चन में cot x ही यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी प्रकार का। एक तरीका तो इसको ये है कि अगर हम cot x को t मान लेते हैं, तो लिमिट जो होगी, सबसे पहली चीज़ देखो बेटा, x π/4 पे cot x 1 जा रहा था, तो x π/4 पे cot x 1 जा रहा था, तो t की वैल्यू लिमिट अब t पे चढ़ेगी, 1 की तरफ जाएगी। ये t³ - 1 अपॉन t² + t - 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ बेटा सब लोग। तो जैसे ही ये बना, तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं रहा, और ये क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया, 3/4। आई होप आपके समझ में आ रहा है ये चीज़। ठीक है बेटा, तो हम इस प्रकार से ये क्वेश्चन जैसा है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो ये समझने में, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर फैक्टर बना सकते हो। फैक्टर आएंगे cot x - 1 इंटू cot² x + cot x + 1 अपॉन cot x - 1 इंटू cot² x + cot x + 2। cot x - 1 कट जाएगा, फिर वो x को π/4 डालकर फिर वैल्यू निकाल लो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए करें हम अगला क्वेश्चन। अब है अगला क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 2 2 प्लस 2⁻³ - x -6 अपॉन √2⁻⁻x -2⁻1 -x। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा है, और ये हमें हल करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही। ठीक है बेटा, तो अगर हम x को इसमें 2 रखते हैं, तो हम सबसे पहले अनिर्धार्य रूप चेक करें। x को 2 रखने पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 2 रखने पे 2³ - 1
1 बचेगा 2, तो 4 और 2 6, 6 माइनस 6 तो हो गया 0, तो ऊपर वाला संख्या तो 0 जा रही है। अच्छा 2 रखने पे हो गया 2 की पावर -2, और ये हो गया 2 की पावर -2 का वर्गमूल मतलब 2 की पावर -1, और ये भी 2 की पावर -1, तो ये दोनों कट गए, तो ये भी 0/0, तो ये भी 0/0 का अनिर्धारित रूप है। ठीक है। अच्छा इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम और आसानी से हल करना चाहते हैं, देखो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर x प्लस 8/2 की पावर x, ये सब समझ में आ गया। 2³ 2 की पावर x माइनस 6 अपॉन, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1/√2 रेज़ टू द पावर x माइनस 2/2 रेज़ टू द पावर x, लिमिट x अप्रोचेस 2। इसको थोड़ा सा आसानी से हल करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम एक काम करते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर x को थोड़ी देर के लिए t मान, जैसा कि इसमें किया था, हमने cot x को t मान लिया था, या हम 2 रेज़ टू द पावर x को t मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा 2 रेज़ पावर x को t मानते ही x क्योंकि 2 की तरफ जा रहा था, तो t की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 4 की तरफ, t की वैल्यू जाएगी 4 की तरफ, तो लिमिट बदल जाएगी, t पर t जाएगा 4 की तरफ, t प्लस 8/t माइनस 6 अपॉन 1/√t माइनस 2/t। ठीक है। करते रहते हैं आगे सॉल्व इसको। ऊपर हम एलसीएम लेते हैं, अगर यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो लिमिट t अप्रोचेस 4 t² माइनस 6t प्लस 8/t डिवाइडेड बाई एलसीएम √t और t का t आएगा, t माइनस √t माइनस 2/t, t से t कट जाएगा। सही है बेटा। लिमिट t 4 की तरफ जा रहा है, इसके फैक्टर हो जाएंगे t माइनस 2 इंटू t माइनस 4 अपॉन √t माइनस 2। अब हम चाहें तो इस t माइनस 2 के और फैक्टर कर सकते हैं, लिमिट t अप्रोचेस 4 √t। प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं, और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए, या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। इस केस के t-4 इसके हो जाएंगे √t माइनस 2 इंटू √t प्लस 2 इंटू t माइनस 2 अपॉन √t माइनस 2। ये वो बेटा वो फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² से बन जाएगा। अच्छा √t माइनस 2 से √t माइनस 2 कट जाएगा। अब t को जैसे 4 रखा, 4 का अंडर रूट हो गया कितना, 2, 2 प्लस 2 4, और 4 माइनस 2 2, तो 4 प्लस 4 इंटू 2 8। इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 8 आ गया। समझ में आ गया बात। थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर जिसका आपको ध्यान रखना होगा, और हम ये सीख रहे हैं कि कोई संख्या जो हमें देखकर एक बार को ऐसा लग रहा है दिक्कत दे रही है, तो उसको कुछ आसान वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर लो और फिर प्रश्न को आगे हल करना शुरू कर। तो ये अभी तक हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हम गुणनखंड बनाकर हल करते चले जा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे करते हैं। अब हम अगला प्रश्न है, लिमिट x अप्रोचेस 0 √x अपॉन √5 माइनस x माइनस √5 प्लस x। ठीक है। अनिर्धारित रूप चेक करें, बताएं आप लोग। x को 0 रखने पे 0, ये 0 ही 0, तो √5 माइनस √5, ये फिर कौन सा रूप बन गया, 0/0। ठीक है। अच्छा अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये अपरिमेय संख्या लिखी है। इस प्रकार की क्वेश्चन जब अपरिमेय संख्या आ रही है नीचे, तो हम भाग में परिमेयकरण कर सकते हैं। परिमेयकरण कैसे करते हैं बेटा,
हम इसके संयुग्मी से गुणा भाग कर देते हैं। इसका संयुग्मी मतलब अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। आगे बताओ, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रूट एक्स अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स, भाग में कितना आएगा 5 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। और अच्छा, ये जो रूट एक्स लिखा है, ठीक है, इस रूट एक्स का अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में यहाँ एक्स है बेटा, रूट एक्स नहीं, यहाँ एक्स, ठीक, या एक्स एक्स। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, 5 में से 5 कटेगा, माइनस एक्स कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x। तो अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स अपॉन माइनस 2x। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 का मतलब x 0 तो नहीं है, तो x 0 नहीं है तो इसका मतलब हम ये फैक्टर उड़ा सकते हैं। और जब हम अब x को 0 रखेंगे तो रूट 5 प्लस रूट 5 2 रूट 5 अपॉन माइनस 2, तो वो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो आंसर कितना हो गया माइनस रूट 5। आगे बेटा समझ में बात, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसको हमने कैसे किया, परिमयकरण करके। हमने भाग में परिमय संख्या बनानी थी तो संयुग्मी से गुणा भाग कर दिया और हल कर दिया। ये अंडर रूट नहीं था क्वेश्चन में, x था। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है लिमिट x जा रहा है 9 की तरफ, 3 माइनस रूट एक्स अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2। ठीक है, आप चाहें तो आप एक बार खुद कोशिश कर सकते हैं इसको। कोशिश जब करें तो फिर उसके बाद आप तरीका देखें कैसे करना है। x को 9 रख रहे हैं, 9 का वर्गमूल 3, 3 माइनस 3 0, 9 दूनी 18 माइनस 2 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 माइनस 4 0। तो ये फिर से कौन सा अनिर्धारित रूप है, 0/0। कैसे हल करेंगे बेटा इसे, वही हम परिमयकरण करेंगे। 3 माइनस रूट एक्स अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2। अच्छा, इसमें हमें अब जो परिमयकरण करना पड़ेगा वो हमें दोनों का करना पड़ेगा, भाग के ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं। तो 3 माइनस रूट एक्स 3 प्लस रूट एक्स अपॉन 3 प्लस रूट एक्स, और इस वाले का 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा ये अगला स्टेप। लिमिट x अप्रोचेज 9, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 9 माइनस एक्स, दिस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 16 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2, तो 18 माइनस 2x, और बाकी क्या बचा रह गया, यहाँ पर तो 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2, और यहाँ भाग में 3 प्लस रूट एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो 9 माइनस एक्स कट जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज 9, 1/2 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस रूट एक्स। अब देखो बेटा ये 1/2, अभी हमने एक प्रमेय पढ़ा था, 1/2 कांस्टेंट है। 1/2 कांस्टेंट एक्स पर डिपेंडेंट नहीं, बाहर ले सकते, और नहीं तो चाहो तो एक्स को 9 रख के चेक करो। 9 दूनी 18 माइनस 2 16, 16 का अंडर रूट 4, 4 प्लस 4 8, तो 1/2 इंटू 8, और 9 का अंडर रूट 3, 3 प्लस 3 6। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 2 कटेगा 4/6, मतलब 2/3। तो इस प्रश्न का उत्तर 2/3, क्योंकि यहाँ पर अनिर्धारित रूप गायब हो। तो ये क्या कहते हैं, कई बार 2 बार परिमयकरण भी करना पड़ सकता है, और इस प्रश्न में जैसे देखा 1 बार परिमयकरण करके भी आंसर आ सकता है। तो जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हमें बेसिकली हटाना है। ठीक है, तो ये जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे उसी से हमें समझ में आएगा कि हम क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ें। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। लिमिट x अप्रोचेज 0, साइन इनवर्स cos x। मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न। अब जैसे ही साइन इनवर्स आ गया,
ये लिमिट हमें निकालनी है। हम क्या करने वाले हैं इसमें, x को 0 रखें, लिमिट बाहर है, तो जब x 0 की तरफ जाता है पहले cos x की वैल्यू आएगी, तो जो cos x की वैल्यू है वो किसकी तरफ जाएगी, 1। अब हमें ये देखना है कि एग्जैक्ट 1 तो हो नहीं सकती, एग्जैक्ट 1 तो तब होती जब x एग्जैक्ट 0 होता, तो cos x 1 के नज़दीक। अब cos x 1 के नज़दीक का मतलब 1 से कम या 1 से ज़्यादा, सोच के बताइए आप लोग मेरे को, क्या cos x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है? नहीं सर, cos x की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब cos x की वैल्यू 1 से कम ही होगी थोड़ी सी। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, 1 माइनस, याद आया आपको पिछली क्लास में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, पर यहाँ पर सीकेंट x लिखा था। अब सीकेंट x की वैल्यू 1 से ज़्यादा थी, और 1 से ज़्यादा साइन इनवर्स का प्रांत नहीं होता है, तो वो हमने कहा था परिभाषित ही नहीं होगा। अब यहाँ पर cos x की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस 0 पर साइन के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो 1 से, साइन इनवर्स के अंदर वो 1 से थोड़ा सा कम जा रहा है, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, परिभाषित भी होगी, और क्योंकि अब सीमा की बात कर रहे हैं तो ये सीमा किसके बराबर आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कितनी, π/8। समझ में आ गई बात। इस केस में LHL RHL अगर आप निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि cos 0 प्लस लिखूं या cos 0 माइनस लिखूं, cos कैसा फलन होता है, सम फलन होता है, तो 0 प्लस 0 माइनस में सेम वैल्यू देगा, और इन दोनों पर ही इस फलन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से थोड़ी सी कम आएगी, या जैसे हम कहते हैं 1 माइनस आएगी। ठीक है बेटा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। और ये वाला फलन जो है ये परिभाषित होगा। अच्छा, इसी को अगर मैं मान लो थोड़ा सा एक अलग प्रकार से लिखूं, मैं लिखूं लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन इनवर्स महत्तम पूर्णांक फलन सीकेंट x। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया। मान लीजिए ऐसा मैं लिख दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सीकेंट x, तो बेटा x जब 0 की तरफ जा रहा है तो सीकेंट x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी और 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और उसका महत्तम पूर्णांक एग्जैक्ट कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन इनवर्स 1 बनेगा। अब ये तो कांस्टेंट हो गया, x पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि x 0 प्लस जाती है, एग्जैक्ट 1 हो गया उसका महत्तम पूर्णांक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/8। जब महत्तम पूर्णांक नहीं था तब ये परिभाषित नहीं था, महत्तम पूर्णांक लगाती 1 प्लस संख्या का महत्तम पूर्णांक डॉट 1 एग्जैक्ट 1 हो गया, तो ये फलन परिभाषित हो। समझ में आती बात। चलिए आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अलग प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। लिमिट x अप्रोचेस 1, लिमिट x अप्रोचेस 1 cos पाई अपॉन x प्लस 1 इंटू कॉस पाई अपॉन x माइनस, मान लीजिए ऐसे लिखा है, और ये हमको देखना है कि क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं बनेगा क्या, जब x 1 की तरफ जा रहा है तो ये cos π/2 और ये cos पाई अपॉन 0 जा रहा है, cos π/2, और ये वाला cos का कोण जा रहा है अनंत की तरफ। ठीक है, पहले मैं ये चीज़ और समझा दूँ आपको, फिर हम दोबारा ये प्रश्न करें। मान लो मैं आपके सामने बेटा ये लिखता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी साइन x, समझ लेना बेटा ध्यान से, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी साइन x, x का एंगल, साइन का एंगल किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कोई वास्तविक संख्या तो है नहीं, अब क्योंकि इन्फिनिटी कोई वास्तविक संख्या नहीं है तो साइन का कोण जो होगा वो क्या होगा हमें नहीं पता। अच्छा, साइन का कोण कुछ भी होगा, हम ये बोल सकते हैं कि साइन का आउटपुट जो भी आएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगी लिमिट की, वो -1 से 1 के बीच में, पर क्या आएगी इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एंगल कितना है वो नहीं पता। तो जो इस प्रकार की लिमिट आती है, साइन में एंगल इन्फिनिटी जाए या कॉस में एंगल इन्फिनिटी जाए, तो इसे अपन कहते हैं ऑसिलेटरी लिमिट। क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी लिमिट, दोलनीय प्रकार की। बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतर मंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। डोलनीय प्रकार, डोलनीय सी, डोलनीय का क्या मतलब है? इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, तो इसका आंसर जो हम देते हैं वो देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक निश्चित संख्या तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये जो कोण है ये वास्तविक नहीं है, साइन का कोण अनंत की तरफ जा रहा है। हाँ, इसी प्रकार से जब हम ये क्वेश्चन अब हम हल कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1, तो बहुतों को लगता है कि cos इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब इन्फिनिटी, और ये हो गया 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी हो गई एक अनिर्धारित रूप 7 में से 1, जबकि ये कोई अनिर्धारित रूप नहीं है, क्योंकि cos का कोण इन्फिनिटी गया है, cos खुद इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, cos का परिसर किसके बीच में होगा? -1 से 1 के बीच में। अच्छा, -1 से 1 के बीच की क्या मतलब हो गई? फाइनाइट वैल्यू, निश्चित संख्या है ना, अनंत जैसी नहीं आएगी, इसकी वैल्यू कुछ वास्तविक वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में। और जब एक वास्तविक छोटी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0। 0 को इन्फिनिटी से गुणा करने पर क्या आएगा नहीं पता, पर 0 को किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर 0 ही आएगा, ये कंफर्म है। इसका मतलब ये कोई अनिर्धारित रूप का प्रकार नहीं था, इसका लिमिट का उत्तर कितना है? 0। मैंने इसलिए स्टार मार्क किया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझने हैं, ये भी बेटा आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे कि इस प्रकार की सीमा को डोलनीय प्रकार की सीमा या ऑसिलेटरी लिमिट बोला जाता है। ठीक है, ये नोट डाउन करो और उससे समझो कि ये कोई अनिर्धारित रूप नहीं था, 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं है, 0 इंटू निश्चित संख्या थी। वो निश्चित संख्या क्या है नहीं पता, पर वो निश्चित संख्या -1 से 1 के बीच में होगी ये पक्का है, इसलिए हमने जब उसको 0 से गुणा किया तो हमारा आंसर 0 ही आया। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते। ये सब जो मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ सब कुछ अलग प्रकार के हैं, सब में कुछ नया नया कंसेप्ट है, तो सबको आप बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। मान लो अब क्वेश्चन है लिमिट x पर चढ़ी हुई है, x जा रहा है अनंत की तरफ, a की घात x, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है बेटा, और इसको सबसे पहले तो परिभाषित होने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है a धनात्मक, तो ये लिमिट क्या? चर घातांकीय फलन है बेसिकली। अब लिमिट जो है वो x पर है, x है घात में, x का है घात। अच्छा, a की पावर x चर घातांकीय फलन, आपने फलन में पढ़ा होगा, इसके कितने प्रकार के आरेख हो सकते हैं बेटा? 2 प्रकार के आरेख। ये a की पावर x का ग्राफ होता है जब बेस 1 से आधार 1 से ज्यादा होता है। एक ग्राफ और होता है डिक्रीजिंग वाला, होता है नहीं होता? ये ग्राफ कब होता है? जब बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। तो बेटा जब हमें क्वेश्चन में a के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रखा, तो हमें अपनी तरफ से केस बनाकर हल करना। क्या मतलब हुआ? पहला केस कि यदि a की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई, यदि ऐसा हुआ तो लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी a की पावर x का क्या हश्र होगा, वो हम इस ग्राफ से पढ़ पाए। जब बेस 1 से ज्यादा था तो फलन इंक्रीजिंग प्रकार का था, और इस इंक्रीजिंग प्रकार में अगर आपने इनपुट x को इन्फिनिटी की तरफ लेते हुए चले गए तो इसका आउटपुट भी किसकी तरफ जा रहा होगा? बढ़ता चला जा रहा होगा, अनंत की तरफ आएगा। तो इसकी वैल्यू जा रही है अनंत की तरफ, और जब भी लिमिट अनंत की तरफ जाती है तो हम क्या लिखते हैं बेटा? आंसर DNE, डज नॉट एक्सिस्ट। अच्छा, सेकंड केस, यदि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो हमारा ये ग्राफ बनेगा। ये डिक्रीजिंग प्रकार का ग्राफ होता है। इस डिक्रीजिंग प्रकार के ग्राफ में यदि x जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ तो आउटपुट धीरे धीरे कम हो रहा है और किसकी तरफ जा रहा है? 0। पर क्योंकि यहाँ लिमिट लगा रखी है तो लिमिट की वैल्यू भाई 0 की तरफ जा रही थी, पर क्योंकि लिमिट लगा दिया तो हम एग्जैक्ट आंसर कितना लिखेंगे? 0 आए।
और जो तीसरा केस बचता है, ए पॉजिटिव था, क्या केस बचा बताओ? 1 से ज्यादा और 0 से 1 तो ले लिया। अब जो केस बचा कि यदि a की वैल्यू 1 हुई तो क्या हो? तो यदि बेटा a की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब जो आधार है वो एग्जैक्ट 1 के बराबर हो गया, और एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी यदि हमने निकाली तो ये वाली वैल्यू तो 1 ही है। फिर कंफ्यूजन नहीं जाना है, हमने लिखा था 1 की पावर अनंत अनिर्धारित रूप होता है, पर वो तब होता है जब आधार 1 के आसपास होगा, 1 से या तो थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। अगर एग्जैक्ट 1 हो गया फिर तो कोई मतलब ही नहीं, 1 के नजदीक है और घात अनंत की तरफ जारी है, तब वो अनिर्धारित रूप होता है। पर अगर ये एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आए। तो इसका मतलब इसकी सीमा a पे डिपेंड करती है। a 1 से ज्यादा होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, 0 से 1 होगा तो 0, और a अगर एग्जैक्ट 1 हुआ तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए और हमें अगर आधार के बारे में कुछ ना दिया हो तो केस जरूर बनाएं और उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिमिट x जा रहा है 0 की तरफ, अंडर रूट ऑफ ax प्लस b माइनस 2 अपॉन x बराबर 1, तब a व b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तब हमें a और b का मान ज्ञात करना है। अब ये क्या है बेटा, थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन। अभी तक हमें लिमिट निकालने को बोली गई थी, हम लिमिट हल करें। इसमें हमें लिमिट का मान दे दिया और कुछ चर संख्याएं छोड़ दी, जैसे a और b, और हमसे पूछा a और b का मान क्या हो। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इस प्रश्न में हमने देखा कि लिमिट की वैल्यू क्या है? 1, मतलब फाइनाइट है। फाइनाइट वैल्यू का मतलब लिमिट जो होगी, सीमा जो होगी, वो अस्तित्व में होगी कि नहीं होगी? अच्छा, लिमिट सीमा अस्तित्व में होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है हमें 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर मैं आपसे बोलूं 1/0 आ रहा है, या 2/0 आ रहा है, या 3/0 आ रहा है, तो ये सारी संख्याएं तो परिभाषित ही नहीं है। सही बात है, क्योंकि निश्चित को 0 से भाग नहीं दे सकते। पर जैसे ही 0/0 आता है तो उसको हम बोलते हैं अनिर्धारित रूप, और फिर सीमा कैलकुलेट करते हैं। मैं ये समझा रहा हूं कि जब x 0 की तरफ जा रहा था तो इसका जो भाग है वो किसकी तरफ जा रहा था? 0 की तरफ। तो बेटा अगर इस सीमा का भाग 0 जा रहा है और सीमा की वैल्यू निश्चित आ रही है, तो इसका मतलब ये जो लिमिट है x 0 की तरफ जाने, क्या ये 0/0 निर्धारित रूप होनी चाहिए? जब इस प्रकार की अनिर्धारित रूप होगी तभी हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि इसका मान फाइनाइट आए। क्योंकि अगर भाग 0 है, ऊपर वाली संख्या 0 नहीं हुई, कोई भी निश्चित संख्या हुई, तो वो तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आना चाहिए था, जो ऐसा नहीं। तो इसका मतलब x को 0 रखने पर ऊपर कितना लिखा है? √b माइनस 2 का 0 होना निश्चित हो गया। तो यहाँ से b का मान तो हमने पकड़ के निकाल लिया 4। चलो काम आसान हुआ। अब अगर मैं b का मान रख दूं तो ये लिमिट बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस 0 अंडर रूट ऑफ ax प्लस 4 माइनस 2 अपॉन x। इसका मान कितना है? 1। अच्छा, इसको हल करने के लिए अभी हमने बोला था परिमेयकरण कर सकते हैं, तो मैंने इसको गुणा भाग कर दिया। किससे गुणा भाग कर दिया भाई? ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब ऊपर क्या बनेगा संख्या बताओ? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -4 से 4 कटेगा, ax आ जाएगा अपॉन x अंडर रूट ax प्लस 4 प्लस 2। इसका मान x से x बढ़ाया जा सकता है। सही बात है।
अब x को अगर 0 रख दिया जाए तो ये अनिर्धारित रूप ना बचा, ये बचा a अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसकी लिमिट 1 हो गई, रूट 4 2 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, तो a का वैल्यू भी कितना आ गया 4। ठीक है, तो पहला स्टेप जो इसमें था वो ये था कि सीमा का अस्तित्व में होना जरूरी, क्योंकि भाग 0 जा रहा है। मान लो भाग अनंत जा रहा होता तो ऊपर अनंत होता, भाग 0 जा रहा है तो ऊपर 0, क्योंकि सीमा निश्चित है वो तभी होगी जब हमें 7 अनिर्धारित रूप में से कोई एक अनिर्धारित रूप मिले। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि हम इस प्रश्न में आगे बढ़ते कैसे हैं और किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही एक वेरिएबल आया हमने उसको रख दिया और फिर वही जो सीमा में हमने अभी तक तरीके सीखे, बीजीय तरीके, जैसे इसमें परिमेयकरण करना था तो हम परिमेयकरण करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।